हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स जो है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी टॉपिक जो है आपके क्लियर हो जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें आप पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो हाइगेंस है ये वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि आप इसमें बता सकते हैं कि जो तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने किया था। हाइगेंस, तो ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने जो है सन 1678 ईस्वी में किया था। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है ये तरंगों के रूप में गति करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है ये तरंगों के रूप में गति करता है। यानी कि ये तरंगे जो है प्रकाश स्रोत से जो है सभी दिशाओं में चलती हैं। तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश स्रोत से जो है सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गति करती हैं और इन्हें गति करने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हाइगेंस ने बताया कि माध्यम के रूप में उन्होंने किसे माना है? ईथर को माना है। उन्होंने बताया यहाँ पर कि ईथर जो है ये हमारे ब्रह्मांड में सभी जगह पर व्याप्त है, यानी कि उपस्थित है। और यहाँ पर इन्होंने इसे इसलिए चुना है क्योंकि ये भारहीन है और ये सभी वस्तुओं में जो है प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो है एक काल्पनिक माध्यम ईथर चुना था जो कि भारहीन होता है और ये जो है सभी वस्तुओं में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा जो है इसमें तरंग संचरण के सारे गुण जो है वो मौजूद थे, इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पर माध्यम के रूप में ईथर को चुना था। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि तरंगों के संचरण के लिए हाइगेंस ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में जो है चारों ओर एक भारहीन पदार्थ उपस्थित है जिसे ईथर कहते हैं। ईथर में जो है तरंगों के संचरण के लिए सारे गुण जो है वो मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर माध्यम के रूप में ईथर को चुना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है तरंगों के संचरण के लिए हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप इसमें पढ़ेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हाइगेंस ने जो है तरंगों के संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग बोलते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के लिए उन्होंने जो है कई सारी परिकल्पनाएं बताई हैं। उन्होंने पहला बताया है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, याद रखिएगा, जब कोई तरंग जो है किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में उपस्थित जो ईथर के कण होते हैं वे कंपन करने लगते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कि जब तरंग जो है किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में उपस्थित जो चारों ओर ईथर के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं और कंपन करते हुए ईथर के वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं वे जिस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र। याद रखिएगा, उससे बोला जाता है तरंगाग्र। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि कंपन करते हुए ईथर के वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं वे जिस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं उससे हम लोग तरंगाग्र बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि तरंगाग्र पर उपस्थित समस्त कण, जैसे कि मान लीजिए कोई तरंगाग्र है आपके पास और उपस्थित जो है इस पर उपस्थित जितने भी कण होते हैं वो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि वे जो है यहाँ पर नई तरंगिकाओं का उत्सर्जन करते हैं। याद रखिएगा आप
कि तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण जो है नई तरंगिकाओं का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि यहाँ से जो है नई गोलीय तरंगे निकलती हैं, जिन्हें हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। याद रखिएगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ये जो है मूल चाल से ही यहाँ पर गति करेंगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जैसे कि मान लीजिए कोई तरंगाग्र है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, इस प्रकार से ये प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा हुआ है, यहाँ से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहाँ पर कोई तरंगाग्र बना हुआ है, इस प्रकार से इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी। तो ये एक तरंगाग्र हो गया, और इस तरंगाग्र पर स्थित समस्त बिंदु, जैसे कि मान लीजिए ये दिए गए हैं, इस पर उपस्थित बिंदु ये हो जाएंगे इस तरंगाग्र पर उपस्थित समस्त बिंदु। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके जो बाहरी पृष्ठ का आवरण है, अगर इस पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें इस प्रकार से, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये यहाँ पर नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करेगी। इसे हम लोग मान लेते हैं ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश। तो ये वाली जो रेखा है ये यहाँ पर नए तरंग स्रोत को, यानी कि नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगी। और यहाँ पर हाइगेंस ने बताया जो इसका पीछे वाला भाग होता है ये तरंगाग्र का अग्रसित होने वाला भाग नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसका जो पीछे वाला भाग है ये यहाँ पर तरंगाग्र का जो है अग्रसित होने वाला भाग नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि अगर तरंग स्रोत यानी कि जो प्रकाश स्रोत है वो अनंत पर उपस्थित है, तो यहाँ पर उसके लिए जो तरंगाग्र बनेगा वो समतल बनेगा। अगर अनंत पर है तो उसके लिए तरंगाग्र कैसा होता है, समतल होता है। और अगर कहीं पर स्रोत जो है गोले के केंद्र पर है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत यहाँ पर उपस्थित है, इस प्रकार से यहाँ से तरंगे जा रही हैं, ये आपका तरंगाग्र है ए बी। तो इस पर स्थित जितने भी बिंदु हैं ये सभी यहाँ पर जो है नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। यहाँ पर ये जो बिंदु हैं ये सभी नए तरंग स्रोत का यहाँ पर कार्य करेंगे। तो अगर इस पर हम लोग यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये यहाँ पर जो है नया तरंगाग्र बन जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं ए डैश, और यहाँ पर ये हो जाएगा बी डैश। और इसका जो पीछे वाला ये भाग है ये यहाँ पर तरंगाग्र का अग्रसित होने वाला भाग नहीं है, इसे आप बोल सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ए डबल डैश, और इससे आप बोल सकते हैं बी डबल डैश। तो आप किस प्रकार से यहाँ पर इसे लिखेंगे, इसके लिए अब आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि तरंगों के संचरण के लिए जो है हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी हैं, जिसमें आप बताएंगे यहाँ पर पहली परिकल्पना कि जब तरंग जो है माध्यम में संचरित होती है तो चारों ओर उपस्थित ईथर के कण जो है वो कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए ईथर के वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं वे जिस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। इसके अलावा आप इसमें बताएंगे कि तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण जो है वो नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे नई गोलीय तरंगे उत्सर्जित होती हैं या फिर निकलती हैं, जिन्हें हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये जो है मूल चाल से ही गति करती हैं। इसके अलावा आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि किसी क्षण या फिर आप बोल सकते हैं किसी समय द्वितीयक तरंगिकाओं का जो आवरण होता है, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया जो पृष्ठ होता है वो जो है उस समय नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि इसमें यहाँ पर ए डैश और बी डैश जो है ये नया तरंगाग्र यहाँ पर होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। इसके अलावा हाइगेंस ने इसमें बताया कि जो यहाँ पर इसका पीछे वाला भाग होता है वो तरंगाग्र का अग्रसित होने वाला भाग नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा। अगर यहाँ पर इस सिद्धांत के हम लोग सफलताओं और विफलताओं की बात करें तो आप लोग याद रखेगा यहाँ पर इस सिद्धांत की कौन कौन सी सफलताएं हैं और कौन कौन सी विफलताएं हैं। तो सफलताओं की अगर बात करें तो इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, इसके द्वारा जो है परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा इसके द्वारा जो है अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा जो है इसके द्वारा हम लोग व्यतिकरण की व्याख्या कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर विवर्तन की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है इसकी सफलताएं हैं, यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या जो है कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग विफलताओं की बात करें तो विफलताओं में आप बता सकते हैं इसके द्वारा जो हम लोग प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कि प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या जो है इससे आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती इसके द्वारा। प्रकाश वैद्युत
प्रभाव, इसकी व्याख्या भी जो है इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि माइकलसन मोर्ले ये यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है, माइकलसन मोर्ले। इन्होंने जो बताया है कि इनका जो काल्पनिक माध्यम था ईथर, इसे इन्होंने जो है सही नहीं माना है। तो ये भी यहाँ पर इनकी एक विफलता है। याद रखिएगा कि माइकलसन मोर्ले ने जो है यहाँ पर काल्पनिक माध्यम ईथर को जो है सही नहीं माना है। तो ये यहाँ पर जो है इस सिद्धांत की सफलताएं और विफलताएं हो जाएंगी। अब इसके बाद आप इसमें जो है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक है इसमें हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन के नियमों की व्याख्या। यानी कि हाइगेंस के सिद्धांत से जो हम लोग परावर्तन के नियमों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप पहले फिगर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक अपारदर्शी तल ले लिया गया है इस प्रकार से, इसको हम लोग मान लेते हैं जेड और इधर मान लेते हैं जेड डैश। तो ये एक अपारदर्शी तल है। इस तल पर जो है यहाँ पर एक तरंगाग्र जो है आपतित होगा इस प्रकार से, जो है इस पर एक तरंगाग्र, और ये तरंगाग्र जो है समतल है। तो इस पर जो है एक समतल तरंगाग्र ए बी, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये अभिलंब है एन। तो यहाँ पर ये एक तरंगाग्र जो है इस पर आपतित हो रहा है और इसका आपतन कोण यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं आई है इस प्रकार से। यानी कि ये आपतन कोण आई पर जो है यहाँ पर आपतित हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरंगाग्र ए बी पर स्थित जो कण होंगे वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, और जब वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो वहां से द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा। यही आपको अभी हाइगेंस के सिद्धांत में बताया गया था कि तरंगाग्र पर उपस्थित समस्त कण जो होते हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्वितीयक तरंगिका इस प्रकार से आगे जाएगी और यहाँ पर टकरा जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर भी हम लोग अभिलंब मान लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर टकराने के बाद ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इस प्रकार से जाएगी और ये वाली किरण यहाँ से टकराने के बाद जब परावर्तित होगी तो इस प्रकार से जाएगी ऐसे, और यहाँ पर ये भी इस प्रकार से जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसको हम लोग मिला दें समतल तरंगाग्र को, तो ये मान लेते हैं तरंगाग्र आपका। ध्यान दीजिए यहाँ पर था ए बी, इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ध्यान दीजिए बी डैश, और इसको यहाँ पर मान लेते हैं ए डैश इस प्रकार से। यानी कि जितने समय में बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका बी डैश तक पहुँचेगी, उतने समय में यहाँ पर जो है ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका ए डैश तक पहुँच जाएगी। ये यहाँ पर 90 अंश है, ये भी यहाँ पर 90 अंश है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका परावर्तन कोण होगा, यानी कि ये कोण जो होगा आर हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर ये कोण आर है तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण आई है, तो अगर ये कोण आई है तो यहाँ पर ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक समतल तरंगाग्र था और ये यहाँ पर अपारदर्शी तल जो है जेड डैश पर आपतन कोण आई पर यहाँ पर आपतित हुआ था। इसके बाद इस तरंगाग्र ए बी पर उपस्थित जितने भी कण हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा। इस प्रकार जो है बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है जितने समय में बी डैश तक पहुँचती है, उतने समय में जो है ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है वो ए डैश तक पहुँच जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो है ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो तरंगाग्र ए बी था अब यहाँ पर ये परावर्तित हो गया है, तो ए डैश बी डैश यहाँ पर जो है परावर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो गया है। और इसका परावर्तन कोण यहाँ पर कितना है, आर। यहाँ पर ये अभिलंब है, इसको हम लोग मान लेते हैं एन डैश। तो सबसे पहले तो आपको इसी फिगर की सहायता से इसमें लिखना है। आप इस फिगर की सहायता से इसमें लिखेंगे। ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आपको इसमें बताना है कि माना एक समतल तरंगाग्र ए बी अपारदर्शी तल जेड डैश पर आपतन कोण आई पर जो है आपतित होता है। समतल तरंगाग्र ए बी पर उपस्थित समस्त कण जो है नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार जितने समय में जो है ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका ए डैश तक पहुंचती है,
उतने समय में बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग का जो है बी डैश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जो है ए डैश बी डैश जो है परावर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर इसका परावर्तन कोण जो है आर है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इतना लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है। इसमें यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई देंगे, एक ये ए डैश बी डैश। यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश, और दूसरा त्रिभुज ध्यान दीजिए ये वाला, यानी कि ए बी डैश, ए बी डैश में। अब इसके बाद इसमें ये वाला त्रिभुज ध्यान दीजिए, ए बी डैश, इसमें ये कोण दिया गया है आई, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे साइन आई। तो सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। तो अब ध्यान दीजिए, ये कोण लिया है तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसके सामने की भुजा ये वाली, यानी कि बी डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बी डैश, ये हो जाएगा लंब, बटे में है कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ए बी डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी डैश, इतना हुआ। इसको मान लेना है आपको समीकरण 1, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ये दूसरा वाला त्रिभुज ध्यान दीजिए, यानी कि ए डैश और बी डैश, इसमें ध्यान दीजिए इसका ये वाला कोण है आर। तो अब आप इसमें लेंगे यहाँ पर साइन आर, तो यहाँ पर भी लंब बटे कर्ण, आपने ये वाला कोण लिया है तो इसके सामने की भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, यानी कि ये वाली भुजा लंब। तो यहाँ पर ए डैश ए, या फिर इससे आप लिख सकते हैं ए डैश बटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए और बी डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसके बाद समीकरण 1/2, इसका मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो LHS में आएगा साइन आई और बटे में हो जाएगा साइन आर, बराबर यहाँ पर दिया गया है बी डैश, बटे में है ए बी डैश। इससे भाग कर रहे हैं तो ये पलट जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी डैश और बटे में हो जाएगा ए डैश, इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा साइन आई बटे साइन आर, बराबर यहाँ पर हो जाएगा बी डैश और बटे में यहाँ पर हो जाएगा ए डैश। तो अभी आपको थ्योरी में ये बताया गया था कि जितने समय में बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग का बी डैश तक पहुंचती है, उतने समय में ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग का जो है ए डैश तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इससे जो है यहाँ पर बी डैश, ये वाली दूरी बराबर यहाँ पर ए डैश, ए डैश, क्योंकि आपको बताया गया था जितने समय में बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग का बी डैश तक पहुंचती है, उतने समय में ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग का जो है ए डैश तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर बराबर होंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब बी डैश बटे ए डैश, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी जगह पर भी आप यही लिख सकते हैं, यानी कि बी डैश, ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा फिर साइन आई बटे साइन आर बराबर 1। इसका आप इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन आई बराबर में हो जाएगा साइन आर। तो यहाँ पर साइन अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर आ गया। यही यहाँ पर परावर्तन का नियम है। तो आप बता सकते हैं कि यही परावर्तन का दूसरा नियम है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। ये जो है यहाँ पर परावर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। इसके अलावा पहला नियम ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला तरंगाग्र आप बता सकते हैं यहाँ पर, चूंकि ए बी यानी कि ये आपका तरंगाग्र
इसके बाद परावर्तित तरंगाग्र यानी कि ए डैश बी डैश। इसके अलावा ये यहाँ पर जो अपारदर्शी तल दिया गया है तथा जेड जेड डैश एक ही तल में है तथा इस पर खींचे गए अभिलंब भी इसी तल में होंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये तरंगाग्र दिया गया है ये आपको परावर्तित तरंगाग्र दिया गया है और ये अपारदर्शी तल जेड जेड डैश तीनों जो है कागज के तल में है और इस पर जो ये अभिलंब खींचे गए ये भी इसी तल में उपस्थित है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके अलावा यहाँ पर इस पर खींचे गए अभिलंब जो है एक ही तल में है। तो ये यहाँ पर जो है परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर यही लिखना है, आप नोट कर सकते हैं। आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, जो कि यहाँ पर परावर्तन का पहला नियम है। तो इस प्रकार से जो हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। यानी कि हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा जो हम लोग अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कैसे करेंगे। इसके लिए आप पहले इसका फिगर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये एक कोई तल दिया गया है, ये एक पृथककारी तल है। पृथककारी तल का मतलब इधर का माध्यम कोई दूसरा है, इधर माध्यम हम लोग मान लेते हैं विरल है और इधर का माध्यम यहाँ पर सघन है। तो ये यहाँ पर एक पृथककारी तल दिया गया है और इस तल पर जो है यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है। ये यहाँ पर जो है एक समतल तरंगाग्र हो जाएगा इस प्रकार से। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी और यहाँ पर इस पर ये खींचा गया अभिलंब मान लेते हैं और यहाँ पर जो आपतित हो रहा है इसका आपतन कोण हम लोग मान लेते हैं आई है। तो इस समतल तरंगाग्र ए बी का जो आपतन कोण है इसे आई मान लिया गया है और आपको बताया गया है कि इस तरंगाग्र पर स्थित जितने कण होते हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। तो जब यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा तो इस प्रकार बीच से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका इस प्रकार से यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर भी आप इसका अभिलंब मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब ये विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा। अब ये अभिलंब की ओर झुक गया, यहाँ पर भी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा। अब ये यहाँ पर जो है अभिलंब की ओर झुक गया। इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से, ये यहाँ पर 90 अंश। इसको हम लोग मान लेते हैं बी डैश और ये यहाँ पर हो गया ए डैश। तो ये ए डैश और बी डैश जो है ये अपवर्तित तरंगाग्र है, यानी कि इसका ये वाला कोण हम लोग मान लेते हैं आर और यहाँ पर ये वाला कोण आर। तो अगर ये कोण आर है तो यहाँ पर ये कोण भी कितना हो जाएगा आर। इसी प्रकार ये वाला आई है तो यहाँ पर ये वाला कोण हो जाएगा आई। इस प्रकार से ये आपतन कोण हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तरंगाग्र था ए बी, ये अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश और यहाँ पर इसका अपवर्तन कोण हो गया है आर और ये यहाँ पर एक पृथककारी तल हो जाएगा जेड जेड डैश, जो कि विरल और सघन माध्यम को यहाँ पर पृथक कर रहा है, यानी कि अलग कर रहा है। यहाँ पर इसका ये वाला कोण समकोण है और इसका ये वाला कोण यहाँ पर समकोण है। तो सबसे पहले तो आपको इसी फिगर की सहायता से इसमें लिखना है। आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि माना एक समतल तरंगाग्र ए बी, याद रखिएगा एक समतल तरंगाग्र ए बी जो है यहाँ पर विरल एवं सघन माध्यम के पृथककारी तल जेड जेड डैश पर आपतन कोण आई पर जो है आपतित होता है। इसके बाद तरंगाग्र ए बी पर उपस्थित समस्त कण जो है नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जितने समय में बी डैश तक पहुंचती है उतने समय में ही जो है ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है ए डैश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जो है यहाँ पर ए डैश
बी डैश जो है अपवर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो जाता है और इसका अपवर्तन कोण आपको यहाँ पर मान लेना है आर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इतना लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर ये कोण 90 अंश है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश, ए बी बी डैश में इसमें ध्यान दीजिए ये वाला कोण है आई, तो यहाँ पर आपको लेना है साइन आई बराबर आपको बताया गया लंब बटे कर्ण, तो इस कोण के सामने की भुजा होगी लंब यानी कि बी बी डैश, यहाँ पर हो जाएगा बी बी डैश बटे कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी कि ए बी डैश, ए बी डैश। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये दूसरा त्रिभुज इधर बन रहा है यानी कि ए डैश बी डैश में, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डैश और बी डैश में। इसमें ध्यान दीजिए ये वाला कोण दिया गया है आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आप साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने की भुजा लंब यानी कि ए डैश, ये यहाँ पर लंब हो जाएगा, कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा यानी कि ए बी डैश, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2, भाग करते समय LHS को LHS में करेंगे यानी कि साइन आई बटे में हो जाएगा साइन आर बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिया गया बी डैश बटे में है ए बी डैश, इससे भाग करेंगे तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा यानी कि ए बी डैश और बटे में यहाँ पर हो जाएगा ए डैश, इतना हुआ। तो अब इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें ये जो है कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर जो बचा है वो हो जाएगा बी डैश और बटे यहाँ पर हो जाएगा ए डैश, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय से। अब की बार ध्यान दीजिए ये माध्यम विरल था और ये माध्यम सघन है, तो विरल माध्यम में चाल दूसरी होती है, इसको हम लोग मान लेते हैं V1, और सघन माध्यम में चाल दूसरी होती है, इसको हम लोग मान लेते हैं V2। लेकिन आपको ये बताया गया था अभी थ्योरी में कि जितने समय में B से उत्सर्जित तरंगिका B डैश तक पहुंचती है उतने ही समय में A से उत्सर्जित तरंगिका A डैश तक पहुंच जाती है, यानी कि समय दोनों का सेम है लेकिन चाल अलग अलग है। तो जब दूरी ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए बी डैश ये आपकी दूरी है, इसकी चाल यहाँ पर हो जाएगी V1, समय हम लोग मान लेते हैं T। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरी वाली दूरी ए डैश ये हो जाएगी दूरी, चाल अब की बार है V2 और समय उतना ही लगा है तो यहाँ पर भी T हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए साइन आई बटे साइन आर बराबर इसकी जगह पे आप मान रखिए यहाँ से V1T, यहाँ पर ये हो जाएगा V2T। तो यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर T से T कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पर आएगा V1 बटे V2 और V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि नियतांक। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, और यही यहाँ पर स्नेल का दूसरा नियम है यानी कि अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। और इसके अलावा आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर जो है आपतित किरण, इसके अलावा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होंगे। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि अतः आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में हैं, और ये यहाँ पर जो है अपवर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत से जो है अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें आप लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक एवं तरंग दैर्ध्य में संबंध, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, अपवर्तनांक का मतलब होता है n एंड तरंग दैर्ध्य का मतलब लेम्डा, यानी कि n और लेम्डा में यहाँ पर क्या संबंध है, इसके बारे में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्रयोग करिए स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपको बताया गया है साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है n2 बट्टे n1। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद आप यहाँ पर हाइगेंस का सिद्धांत यूज करेंगे। हाइगेंस के सिद्धांत से, और हाइगेंस के सिद्धांत में आपको बताया गया भी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है v1 बट्टे v2। ये हाइगेंस के सिद्धांत में बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 1 व 2 से दोनों के LHS यहाँ पर बराबर हैं, तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिर v1 बट्टे v2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा n2 बट्टे n1। ध्यान दीजिए v1 बट्टे v2 बराबर क्या दिया गया है, n2 बट्टे n1। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि v प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि अगर ऐसा होगा कहीं पर तो उससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि जो ये समीकरण आया है समीकरण नंबर 3, उससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वेग जो है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि आवृत्ति जो है वो कभी नहीं बदलती, यानी कि आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, v बराबर न्यू लेम्डा। ये सूत्र होता है v बराबर न्यू लेम्डा। न्यू यहाँ पर आवृत्ति है, न्यू जो है ये आवृत्ति है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो अपवर्तन की घटना है इसमें आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहने का मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नियत है, यानी कि यहाँ पर ये एक नियतांक है। तो अगर आवृत्ति यहाँ पर एक नियतांक है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं v1 बटे v2 बराबर लेम्डा दिया गया है, इससे आप लिख सकते हैं लेम्डा 1 बटे लेम्डा 2, क्योंकि न्यू जो है यहाँ पर आवृत्ति है और आवृत्ति जो है यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है, यानी कि नियत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 में ध्यान दीजिए v1 बटे v2, यहाँ पर भी v1 बटे v2, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है n2 बटे n1 और बराबर यहाँ पर है लेम्डा 1 बटे लेम्डा 2, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं लेम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/n, इस प्रकार से, यानी कि तरंग दैर्ध्य जो है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर लेम्डा जो है ये तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल टू
1/n का मतलब यहाँ पर अपवर्तनांक है। तो ये यहाँ पर जो आया है ये अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध हो जाएगा, और यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे दो तरंगों का व्यतिकरण, यानी कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे, याद रखिएगा, मान लीजिए ये एक प्रगामी तरंग है और ये दूसरी प्रगामी तरंग है, इसकी आवृत्ति n है, इसकी भी आवृत्ति n है, और ये दोनों तरंगे जो है यहाँ पर एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जब दो प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चलकर जो है किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, याद रखिएगा, किसी बिंदु पर जो है अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर जो है तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होती है वो समय के साथ स्थिर हो जाती है। याद रखिएगा, तरंगों की परिणामी तीव्रता जो है समय के साथ स्थिर हो जाती है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर जो है एकांतर क्रम में अधिकतम और इसके अलावा न्यूनतम होती रहती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर तरंगों का व्यतिकरण। याद रखिएगा, अगर आप इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर जो है तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती है तथा अलग अलग बिंदुओं पर जो है एकांतर क्रम में अधिकतम तथा न्यूनतम होती रहती है। इस घटना को हम लोग यहाँ पर तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे कि जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता जो है वो समय के साथ स्थिर हो जाती है तथा अलग अलग बिंदुओं पर जो है एकांतर क्रम में अधिकतम तथा न्यूनतम होती रहती है। इस घटना को हम लोग यहाँ पर तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो व्यतिकरण होता है ये दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण जो है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है समपोषी व्यतिकरण, याद रखिएगा, एक होता है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। इसे हम लोग समपोषी या फिर रचनात्मक व्यतिकरण भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, याद रखिएगा, वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर प्राप्त व्यतिकरण जो होता है वो समपोषी होता है। इसके अलावा ऐसे बिंदु जहां पर जो है परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, ऐसे बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आप बताएंगे कि वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर प्राप्त व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और इसके अलावा आप बताएंगे कि वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है ऐसे बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे व्यतिकरण के फलस्वरूप तरंग की परिणामी तीव्रता का निगमन, यानी कि यहाँ पर हम लोग परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें मान लीजिए कि माना समान आवृत्ति n तथा आयामों A1 व A2 की दो प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, किसी क्षण यानी कि किसी समय t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के
कारण विस्थापन y1 और y2 है। तो इतना पहले आपको मान लेना है यहाँ पर कि तरंगों के कारण जो विस्थापन है वो y1 और y2 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग विस्थापन समीकरण लिखेंगे तो पहले तरंग के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा y1 बराबर a1, यहाँ पर लिखेंगे आप साइन ओमेगा टी। इसके अलावा दूसरा जब लिखेंगे तो y2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से ये कक्षा 11 में पढ़ाया गया था। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है y बराबर y1 प्लस y2, ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे यहाँ से, तो y बराबर y1 का मान यहाँ से रख दीजिए आप a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान रखेंगे आप a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग मैथ का एक सूत्र यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। सूत्र होता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे a2, इसकी जगह पे सूत्र यूज करना है साइन, इससे आप a मान के चलिए और इसे b मान के चलिए, यानी कि साइन a प्लस बी। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए, इससे क्या लिखेंगे आप, अब इससे आप यहाँ पर लिखेंगे साइन a का मतलब यहाँ पर आएगा ओमेगा टी इंटू कॉस बी का मतलब फाई, फिर प्लस कॉस ए का मतलब ओमेगा टी और इंटू साइन बी का मतलब यहाँ पर फाई, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, इसका आप अंदर इसमें गुणा कर दीजिए, तो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इसके बाद y बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ओमेगा टी दिया गया है और इसमें भी यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब साइन ओमेगा टी आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचेगा a1 प्लस यहाँ पर बचेगा a2 कॉस फाई, इतना बच जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए साइन ओमेगा टी, इसके अलावा ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर a2, इसके अलावा साइन फाई इतना दिया गया है और इनटू में यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस ओमेगा टी, इतना लिख दीजिए। अब इसके अलावा इसमें आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना जो ये आपको दिया गया है यहाँ पर a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको आप मान लीजिए कि ये जो है a कॉस थीटा के बराबर है, इससे आप मान लीजिए कि ये a कॉस थीटा के बराबर है। और जो दूसरा वाला है यानी कि a2 साइन फाई, इससे आप मान लीजिए कि ये जो है साइन थीटा के बराबर है, इतना। इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसमें ये हो जाएगा y बराबर, इसकी जगह पर अब आप ये लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर दिया गया है कॉस थीटा, तो a कॉस थीटा इसकी जगह पे लिखेंगे, फिर आगे यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इसके बाद प्लस इसकी जगह पर आप ये लिख दीजिए, यानी कि a साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। इसके बाद y बराबर, इसमें a कॉमन है तो a यहाँ से कॉमन लीजिए, जब a आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है साइन ओमेगा टी, इनटू में यहाँ पर है कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको दिया गया है कॉस ओमेगा टी और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इतना हुआ। इसके बाद y बराबर,
यहाँ पर हो जाएगा ए। अब ये ध्यान दीजिए फिर से यही वाला सूत्र बन गया, यहाँ पर था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, तो इसको क्या लिखा गया था साइन ए प्लस बी, वही यहाँ पर बन गया साइन ए कॉस बी, फिर उसके बाद कॉस ए साइन बी, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए का मतलब ओमेगा टी और बी का मतलब थीटा। तो यहाँ पर ये सूत्र आ गया है y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये यहाँ पर जो है प्रगामी तरंग का समीकरण हो जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर जो कि परिणामी तरंग का समीकरण है, परिणामी तरंग का समीकरण है, और ए यहाँ पर जो है परिणामी आयाम है। आप ये भी लिख सकते हैं ए परिणामी आयाम, तो ए यहाँ पर जो है परिणामी आयाम है, और इसके अलावा ये जो आया है ये परिणामी तरंग का समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 हैं इनको हम लोग वर्क करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे। यहाँ पर अब आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो पहले वर्ग करना है उसके बाद इसको जोड़ना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, इन दोनों को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे और इनको दाएं पक्ष में जोड़ेंगे। आप जैसे इसको ध्यान दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं बराबर। उसी तरह इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप इसका वर्ग करिए तो सूत्र बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a1 स्क्वायर, ये यहाँ पर आएगा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और प्लस होता है 2ab यानी कि 2a1 a2 कॉस फाई, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अब आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए a1 स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें ध्यान दीजिए a2 स्क्वायर कॉमन है, तो ये कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2a1 a2 कॉस फाई, इतना हुआ। इसके बाद इससे आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का मान 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये यहाँ पर जो है परिणामी आयाम का सूत्र आ जाएगा, ये जो है परिणामी आयाम का सूत्र हो जाएगा। ए यहाँ पर जो है यानी कि जो कैपिटल ए दिया गया ये परिणामी आयाम है, ये पहले तरंग का आयाम है और ये दूसरी तरंग का आयाम है, तो ये यहाँ पर जो है परिणामी आयाम का सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग के से अगर गुणा कर दें, यहाँ पर आप लिखेंगे के से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, जब आप इसमें के से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 के, यहाँ पर भी हो जाएगा, इसके बाद a1 a2 कॉस फाई, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए इससे ऐसा लिख सकते हैं आप के ए स्क्वायर बराबर के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर प्लस, इससे ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर a1 स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है तो यहाँ पर भी आपको इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पर 2 तो आप अलग लिख दीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए ऐसा लिखिए रूट के
A1 स्क्वायर और इसके अलावा फिर रूट लगाइए के A2 स्क्वायर और आगे यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई। यहीं पर आपको समझना है, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से वर्गमूल लेंगे इसका, यानी कि यहाँ से इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ध्यान दीजिए रूट के और रूट के, तो रूट के और रूट के गुणा कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। इसके अलावा A1 स्क्वायर है, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे A आ जाएगा। A2 स्क्वायर है, वर्गमूल से बाहर करेंगे A2 आ जाएगा। तो इससे आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इस प्रकार क्यों लिखा गया है, क्योंकि सूत्र ये होता है I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इसका मतलब होता है I बराबर के A स्क्वायर, इतना सूत्र होता है। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर दें तो ध्यान दीजिए के A स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं फिर सीधे सीधे I, क्योंकि I बराबर होता है के A स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आ जाएगा I बराबर यहाँ पर के A1 स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हो जाएगा I1। यहाँ पर A2 है तो यहाँ पर हो जाएगा I2 प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 2, इसके बाद अंडर रूट, इसकी जगह पर आ जाएगा I1, इसकी जगह पर आ जाएगा I2 और इसके बाद कॉस फाई। इससे आप ऐसा लिख दीजिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये परिणामी तीव्रता का सूत्र आ जाएगा। I यहाँ पर जो है परिणामी तीव्रता है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जहाँ I परिणामी तीव्रता, तो I यहाँ पर परिणामी तीव्रता है, ये पहली तरंग की तीव्रता हो जाएगी और ये दूसरी तरंग की तीव्रता हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पर परिणामी तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे यंग के प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई का निर्धारण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग यंग के प्रयोग द्वारा जो है फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अब फ्रिंज क्या होती है इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्रकाश स्रोत दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है एक प्रकाश स्रोत दिया गया है और इससे कुछ दूरी पर जो है यहाँ पर एक द्विस्लिट रखी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक द्विस्लिट रख दी गई है और यहाँ पर हम लोग कहीं मान लेते हैं ये पर्दा है, तो ये यहाँ पर जो है पर्दा हो जाएगा। ये यहाँ पर प्रकाश स्रोत हो जाएगा, प्रकाश स्रोत, और ये यहाँ पर द्विस्लिट है, द्विस्लिट। इसमें यहाँ पर दो छिद्र किए गए हैं कि ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं S1 और ये दूसरा छिद्र है, इसको हम लोग मान लेते हैं S2। तो यहाँ पर द्विस्लिट को जो है आपको इस प्रकार से रखना है कि इस प्रकाश स्रोत यश से जो है इस S1 की दूरी और S2 की दूरी दोनों समान रहे, यानी कि यहाँ से जो है इस S1 की दूरी और इसके अलावा S2 की दूरी, ये दोनों दूरियां जो है यहाँ पर समान होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा कि ये S1 और H2 जो है ये तरंगाग्र पर स्थित होते हैं, इसलिए ये जो है यहाँ पर नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। और जब ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो इनसे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से जब द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो है समान दूरी तय करके बिंदु O पर पहुँच जाती हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये समान दूरी तय करके इस बिंदु पर आ गई हैं और ये बिंदु यहाँ पर दिया गया है आपको O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं ये समान दूरी तय करके बिंदु O पर पहुंच जाती हैं। समान दूरी होने का मतलब ये है यहाँ पर कि इनके बीच का जो पथांतर है वो शून्य है, क्योंकि यहाँ पर इनका पथ अगर समान है तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो पथांतर होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी इस जगह पर, इसे ही हम लोग बोलेंगे शून्य क्रम फ्रिंज, या फिर इसे बोला जाएगा दीप्त क्रम फ्रिंज। याद रखेगा, इसे हम लोग शून्य क्रम फ्रिंज बोलते हैं या फिर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो प्रकाश स्रोत है इससे इस S1 और S2 की दूरियां जो है समान होनी चाहिए। इसके अलावा प्रकाश स्रोत और द्विस्लिट दोनों जो है समांतर होने चाहिए। इसके बाद S1 और S2 जो है ये तरंगाग्र पर स्थित होते हैं, इसलिए ये नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिनसे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है।
और ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो है समान दूरी तय करके बिंदु O पर पहुंच जाती हैं। इससे इस जगह पर जो है इनका जो पथांतर होता है वो शून्य होता है, और पथांतर शून्य होने के कारण यहाँ पर एक चमकीली फ्रिंज बन जाती है, जिसे हम लोग केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या फिर शून्य क्रम फ्रिंज कहते हैं। इसके अलावा अगर इसी पर्दे पर कोई एक अन्य बिंदु ले लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक अन्य बिंदु ले लिया गया P, और इसकी जो है बिंदु O से हम लोग दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की x, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बिंदु P पर जो फ्रिंज बनेगी, यानी कि अगर इसको हम लोग मिला दें तो इस प्रकार से, और यहाँ से इसको भी मिला दें तो ऐसे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से इसको हम लोग इस पर लंब डाल दें तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो होगा आपकी बार, ये पथांतर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसमें और इसमें पथ का अंतर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा x, इसे बोलेंगे यहाँ पर पथांतर। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कोई बिंदु, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बिंदु A इस प्रकार से, और इस जगह पर मान लेते हैं बिंदु B। इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कोण आप मान लीजिए है थीटा। तो अगर ये कोण थीटा है तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से इसको हम लोग मिला दें इस प्रकार से ये, तो जो ये कोण बनेगा आपका ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा फिर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपकी बार जो बिंदु P पर फ्रिंज बनी है, यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी इसकी प्रकृति जो है इन द्वितीयक तरंगिकाओं का जो पथ है इनके पथांतर पर निर्भर करेगी। याद रखिएगा, अब की बार यहाँ पर इनके पथों में इतना अंतर है, यानी कि डेल्टा x का, तो जितना अंतर होगा इसी अंतर पर जो है यहाँ पर बिंदु P पर बनने वाली फ्रिंज जो है वो निर्भर करेगी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आपको इसी फिगर की सहायता से आपको इसमें पहले लिखना है। अब आपको किस प्रकार से लिखना है आप ध्यान दीजिए, इसमें आप बताएंगे कि माना एक प्रकाश स्रोत S, याद रखिएगा, माना एक प्रकाश स्रोत S जो है एक वर्णी प्रकाश, यहाँ पर याद रखिएगा, माना एक प्रकाश स्रोत S जो है वो लैम्डा तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या मान लेनी है आपको, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है, और इससे निश्चित दूरी पर एक द्विस्लिट रखी गई है, और द्विस्लिट को जो है इस प्रकार से रखा गया है कि S से S1 तथा S से S2 की दूरियां जो है समान रहें। S1 व S2 जो है तरंगाग्र पर स्थित होते हैं, इसलिए ये जो है यहाँ पर नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो है समान दूरी तय करके बिंदु O पर पहुंच जाती हैं, जहां पर इनका पथांतर जो है शून्य होने के कारण एक चमकीली फ्रिंज बन जाती है, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या फिर शून्य क्रम फ्रिंज कहते हैं। इसके अलावा यदि पर्दे पर जो है एक अन्य बिंदु P लिया जाए तो बिंदु P पर जो है बनने वाली फ्रिंज की प्रकृति यहाँ पर पहुँचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के पथांतर पर निर्भर करती है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि इस स्लिट से लेकर जो पर्दे तक की दूरी है, स्लिट से पर्दे तक की दूरी को आप मान लीजिए यहाँ पर ये कैपिटल D है। इसके अलावा जो स्लिट है इसकी चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं स्मॉल d, ये यहाँ पर मान लिया गया है। तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई स्मॉल d तथा द्विस्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। इतना आपको यहाँ पर मान लेना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है S1 S2 A, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर आप लिख सकते हैं S1 A S2, ये त्रिभुज ये हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसका ये वाला कोण थीटा है। इसी प्रकार इधर ध्यान दीजिए त्रिभुज BOP, ये जो बन रहा है आपका डॉट डॉट करके जो दिखाया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर भी डॉट डॉट दिया गया, इधर भी डॉट डॉट दिया गया। तो जो ये त्रिभुज बन रहा है ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि इसका भी ये वाला कोण जो है थीटा है और इसका ये वाला कोण थीटा है। इसके अलावा इसका ये वाला कोण समकोण है, इसका यहाँ पर ये वाला कोण समकोण हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे, यानी कि त्रिभुज BOP। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समरूप त्रिभुज BOP। तो ये और ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं, और अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में अनुपात होता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस त्रिभुज की ये वाली भुजा लिखें, यानी कि इस कोण के सामने की भुजा है, ध्यान दीजिए S2A, तो बट्टी ध्यान दीजिए
इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी यानी कि OP। यहाँ पर आप लिख दीजिए OP बराबर, इसके बाद ध्यान दीजिए जो ये 90 अंश है इसके सामने की भुजा लेते हैं यानी कि ये वाली S1 S2। यहाँ पर आप लिखेंगे S1 S2 बटे, उसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा ये वाली यानी कि BP इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये कोण जो है बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि थीटा अत्यंत अल्प हो, तो बिंदु P O के अत्यंत समीप होगा, अतः यहां पर ध्यान दीजिए ये वाला जो कोण है अगर ये बहुत कम हो जाएगा, ये वाला कोण, तो ये कम होगा तो ये बिंदु P जो है इसके इतना ही समीप आ जाएगा, क्योंकि जब कोण कम होगा तो ये नीचे की ओर आएगा। तो इसका मतलब जब ये कोण कम होगा तो बिंदु P जो है इसके लगभग समीप होगा, और लगभग इतना समीप होगा यहाँ पर कि BP जो है BP बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए BP जो है वो बराबर हो जाएगा BO के। यहाँ पर ये कोण जो है इतना कम है कि बिंदु P जो है इसके बहुत ही पास है, और जब बहुत ही पास होगा तो उस समय जो BP होगा वो BO के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर BP की जगह पर हम लोग ये वाला मान रखेंगे। जब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा H2A बटे OP बराबर, यहाँ पर हो जाएगा S1 H2 और बटे में BP की जगह पे आप लिखेंगे BO इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब अगर इसमें हम लोग मान रखें तो यहाँ पर है H2A, ये दिया गया H2A यानी कि पथांतर, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे पथांतर यानी कि डेल्टा X OP यानी कि ये वाली दूरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा X बराबर S1 H2 यानी कि स्लिट की चौड़ाई, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल d बटे B से लेके O तक की दूरी यानी कि कैपिटल D, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल D इतना हुआ। जब यहाँ से हम लोग डेल्टा X ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा X, ये हो जाएगा D बटे D इतना आ गया यहाँ से। तो ये मान आ गया यहाँ पर पथांतर का। अब पथांतर के बाद ध्यान दीजिए इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए। यहाँ पर पहली कंडीशन ले लेते हैं यानी कि केस 1, यहाँ पर आप लिखिए दीप्त फ्रिंज हेतु। तो दीप्त फ्रिंज के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जो डेल्टा X होता है इसका मान बराबर होता है m लेमडा के। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा X का मान कितना होता है, m लेमडा होता है। तो डेल्टा X की जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा X इंटू में हो जाएगा D बटे D बराबर में हो जाएगा m लेमडा इतना हुआ। तो जब यहाँ से हम लोग X का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा m, ये इधर गुणे में आ गया तो D लेमडा और ये बटे में आ जाएगा यानी कि स्मॉल d इतना हो गया। तो ये यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए आ गया। आप बता सकते हैं जहाँ पर जो है m फ्रिंज क्रमांक है, इससे हम लोग बोलते हैं फ्रिंज क्रमांक। तो अगर यहाँ पर m का मान हम लोग 0 रख दें तो m का मान 0 होने का मतलब ये फिर शून्य क्रम फ्रिंज या फिर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो जाएगी। m का मान 1 रख देंगे तो इसका मतलब पहली केंद्रीय फ्रिंज। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, m का मतलब यहाँ पर फ्रिंज क्रमांक से है जिसका मान 0 1 2 3 हो सकता है यहाँ पर। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए केस नंबर 2, अदीप्त फ्रिंज हेतु। अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है डेल्टा X, इसका मान होता है m-1/2 लेमडा, ये सूत्र होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डेल्टा X की जगह पे हम लोग ये वाला मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा X इंटू D बटे कैपिटल D बराबर में हो जाएगा m-1/2 लेमडा। तो जब यहाँ से हम लोग X का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर पलट के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा m-1/2, ये इधर आएगा तो D
लेमडा और ये बट्टे में आ जाएगा स्मॉल डी। तो ये यहाँ पर जो मान आएगा ये अदीप्त फ्रिंज हेतु आएगा। तो इस प्रकार जो है आप दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज हेतु यहाँ पर जो है मान ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग इससे मिटाएंगे, तो आप पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये फ्रिंजें दी गई हैं, इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है आपको फ्रिंज दी गई हैं ऐसे। ये यहाँ पर जो है अदीप्त फ्रिंजें हैं, इस प्रकार से ये जो है अदीप्त है, ये दीप्त है, ये अदीप्त है और ये फिर दीप्त है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज आपका जो ओ बना था, इससे जो यहाँ पर फ्रिंज है पहले इसको हम लोग मान लेते हैं एमओवी फ्रिंज। तो इसकी दूरी एक्स एम और इसके बाद वाली की दूरी हो जाएगी यहाँ पर एक्स एम प्लस वन। तो यहाँ पर ये एमओवी, इसके बाद वाली एम प्लस वन वी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हो गई अदीप्त फ्रिंजें हो गई और बीच में ये दीप्त फ्रिंजें। तो अगर यहाँ पर आपको इसकी चौड़ाई बतानी है और इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप बता सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम लोग फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया कि क्रमागत दीप्त अथवा क्रमागत अदीप्त। क्रमागत जैसे कि ये पहली है तो इसके बाद वाली, यानी कि सीधे इसके बाद वाली, तो इसीलिए कहा गया क्रमागत। तो क्रमागत दीप्त भी ले सकते हैं और क्रमागत अदीप्त भी ले सकते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। जैसे कि मान लीजिए आपको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, जैसे कि ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो अगर आपको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं W से। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ये है, यानी कि एक्स एम प्लस वन और माइनस यहाँ पर दूसरी वाली यानी कि एक्स एम। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, जो अभी आपको सूत्र बताया गया था, ध्यान दीजिए दीप्त के लिए आपको सूत्र ये बताया गया था एक्स बराबर एम डी, यहाँ पर था लेमडा बटे डी। और इसके अलावा आपको अदीप्त के लिए बताया गया था एक्स बराबर एम माइनस वन बाई टू, इसके बाद था डी लेमडा बटे डी। ये दो सूत्र बताए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर क्या लिखा गया, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपको अदीप्त वाला सूत्र यूज करना है। तो अदीप्त के लिए ध्यान दीजिए, अभी ये जो मान दिया गया इसका मतलब ये मान एक्स एम का दिया गया है, इसलिए यहाँ पर एम है। तो जब आप एक्स एम प्लस वन करेंगे तो जहाँ पर ये एम है इसकी जगह पर एम प्लस वन हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए, अभी ये जो मान है एक्स एम का था, अब आपको यहाँ पर मान रखना है एम प्लस वन का। तो जहाँ पर एम है उसकी जगह पर आप एम प्लस वन रख दीजिए, यानी कि डब्ल्यू बराबर इसकी जगह पे जब मान रखेंगे तो एम की जगह पर हो जाएगा एम प्लस वन, इतना हो गया इसकी जगह पे। फिर आगे हो जाएगा माइनस का वन बाई टू, इतना लिखेंगे।
फिर इसके बाद ध्यान दीजिए डी लेमडा बटे डी माइनस एक्स, एम की जगह पे आपको यही लिख देना है, यानी कि एम माइनस 1/2 डी लेमडा बटे डी। बस यहीं पर समझना है, यहाँ पर m + 1 था इसलिए m की जगह पे m + 1 लिख दिया गया है। इसके बाद w बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए m 1 से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/2 इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए d लेमडा बटे डी माइनस m माइनस 1/2 यहाँ पर d लेमडा बटे डी। इसके बाद w बराबर, ये कॉमन ले लीजिए, यानी कि d लेमडा बटे डी कॉमन, जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा m + 1/2 माइनस m, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्लस का 1/2 इतना हो जाएगा। अब इसमें ये वाला जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर d लेमडा बटे डी, यहाँ पर आधा और आधा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 इतना, यानी कि इसका अगर गुणा भी करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा फिर w बराबर डी लेमडा बटे डी। तो ये मान जो आया है ये यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई का मान हो जाएगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने लिखा था दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, आप इसे दूसरे प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप इसकी जगह पर ये प्रयोग करिए, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो अगर आप अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लिखेंगे तो यहाँ पर फिर आपको लिखना है 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। सेम उसी प्रकार से, केवल यहाँ पर जब आप अदीप्त का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर दीप्त आ जाएगा। अब की बार इसको हम लोग मान लेते हैं w' से, तो ध्यान दीजिए सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे x m + 1 माइनस एक्स एम इतना। अब की बार यहाँ पर जो मान रखना है दीप्त वाला रखना है, तो दीप्त वाला ये रखना है। ध्यान दीजिए m + 1 है तो यहाँ पर भी m की जगह पे आपको रखना है m + 1 इतना हो जाएगा। इसके बाद d लेमडा बटे डी, फिर माइनस इसकी जगह पे आपको यही लिखना है, यानी कि m d लेमडा बटे डी। अब इसमें ध्यान दीजिए d लेमडा बटे डी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर होगा m + 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए m इतना हुआ, m से m कट जाएगा तो यहाँ पर बचा 1, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए d लेमडा बटे डी। तो यहाँ पर भी इसका मान वही आया जो यहाँ पर आया था, यानी कि फ्रिंज चौड़ाई दोनों की सेम होती है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः w बराबर w', यानी कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया था कि किन्हीं 2 क्रमागत दीप्त अथवा क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात करेंगे। अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप इसमें पढ़ेंगे तरंगों का विवर्तन, यानी कि विवर्तन क्या होता है। तो इसके लिए आप पहले फिगर ध्यान दीजिए, फिगर की सहायता से आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई एक सूक्ष्म छिद्र दिया गया, इस प्रकार जो है एक छोटा सा छिद्र दिया गया है और यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है और इससे कोई किरण यहाँ पर जो है आ रही है। तो जब वो छिद्र से गुजरेगी, सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिए उसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ना जाकर जो है इस प्रकार से जाएगी, यानी कि कुछ जो है यहाँ पर विचलित हो जाएगी। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर जो है एक पर्दा लगा हुआ है, इस प्रकार से ये यहाँ पर पर्दा है तो ये यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये विचलित हो गई है अपने मूल पथ से, यानी कि इसको जानना ऐसे था लेकिन ये विचलित हो गई। या फिर ध्यान दीजिए कहीं पर कोई तीक्ष्ण किनारा दिया हुआ है, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से किरण आ रही है और ये जब यहाँ पर इस किनारे से होकर गुजरती है तो भी इसको जानना ऐसे चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जा कर के इस प्रकार से चली जाती है। तो यहाँ पर भी ये विचलित हुई, यहाँ पर इसका विचलन कोण ये हो गया थीटा। तो यहाँ पर ये एक किनारा दिया गया था, इसे हम लोग बोल सकते हैं तीक्ष्ण किनारा, और यहाँ पर जो था ये एक सूक्ष्म छिद्र दिया गया था, सूक्ष्म छिद्र। तो ध्यान दीजिए प्रकाश किरण जो है यहाँ पर, यानी कि जो तरंग है, जब ये सूक्ष्म छिद्र से गुजरती है तब भी ध्यान दीजिए अपने मूल पथ से विचलित हो रही है, जब ये किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तब भी ये अपने मूल पथ से जो है विचलित हो जा रही है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जब कोई
तरंग, याद रखिएगा, जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से जो है आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। इस घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा कि जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा जो है तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग तरंगों का विवर्तन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है, तो वह अपने मूल पथ से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। इस घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कोई तरंग जो है किसी छोटे छिद्र से या फिर तीक्ष्ण किनारे से होकर जाएगी तो वह जो है अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम लोग यहाँ पर विवर्तन बोलेंगे। इसके लिए आप कुछ नोट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो विवर्तन की घटना है ये तरंगों का एक अभिलक्षण है। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि विवर्तन तरंगों का एक अभिलक्षण है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पर कि विवर्तन की घटना में जो छिद्र प्रयुक्त होता है, यहाँ पर इस छिद्र का आकार जो है प्रयुक्त तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसे हम लोग ग्रेटिंग अंतराल बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि विवर्तन की घटना में प्रयुक्त छिद्र का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसे ग्रेटिंग अंतराल कहते हैं। ग्रेटिंग अंतराल कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर जो छिद्र प्रयुक्त होगा इसका आकार जो है प्रयुक्त तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसे हम लोग यहाँ पर ग्रेटिंग अंतराल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि विवर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। विवर्तन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फ्रेनल विवर्तन, याद रखिएगा, फ्रेनल विवर्तन, और दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा कि विवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो अब अगर आप यहाँ पर इसके बारे में बताना चाहें तो जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पर जो दिया गया ये तरंग स्रोत है आपका, ये जो है यहाँ पर तरंग स्रोत है, ये यहाँ पर जो है पर्दा है, और ये यहाँ पर विवर्तक वस्तु है, यानी कि जिससे विवर्तन हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे विवर्तक वस्तु।
तो यहाँ पर याद रखेगा कि जब तरंग स्रोत और पर्दा इस विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होते हैं, यानी कि दूरी जो है निश्चित होती है, तो वहां पर पर्दे पर जो विवर्तन प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेनल विवर्तन। याद रखेगा कि जब तरंग स्रोत और पर्दा दोनों विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होते हैं तो यहाँ पर पर्दे पर जो विवर्तन प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेनल विवर्तन। इसके अलावा जो दूसरा है, इससे आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब तरंग स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से जो है असीमित दूरी पर होते हैं, यानी कि आभासी रूप से जो है यहाँ पर असीमित दूरी पर होते हैं, दूरी निश्चित नहीं होती है, तो यहाँ पर जो पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। तो ये आप लोग याद रखेगा। अब अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें इसके बारे में तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आप पहले यहाँ पर फ्रेनल विवर्तन के बारे में लिखेंगे। आप इसमें बताएंगे कि जब तरंग स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से जो है निश्चित दूरी पर होते हैं तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को जो है यहाँ पर हम लोग फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पर कि इसका प्रयोग जो हम लोग गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में करते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा कि इसका प्रयोग जो हम लोग गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में करते हैं। ये भी यहाँ पर आप नोट करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा वाला जो है इसके बारे में यहाँ पर आप लोग याद रखेगा कि इसका प्रयोग जो हम लोग यहाँ पर समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में करते हैं। तो अगर आप इसके बारे में लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब तरंग स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से आभासी रूप से असीमित दूरी पर होते हैं तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को जो हम लोग यहाँ पर फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं, और इसका प्रयोग जो हम लोग समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे। तो अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप इसमें एक मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर है एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एकल झिर्री, इससे आप एकल स्लिट बोल सकते हैं। जैसे अभी आपको द्वि स्लिट बताया गया था जिसे हम लोग द्वि झिर्री बोल सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं एकल स्लिट के कारण जो है प्रकाश का विवर्तन। तो इसके लिए पहले आप इसका फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको एक एकल झिर्री दी गई है, यानी कि एकल स्लिट दी गई है, तो ये यहाँ पर एकल स्लिट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर पर्दा है, तो ये यहाँ पर पर्दा हो जाएगा। ये यहाँ पर एकल स्लिट हो जाएगी या फिर एकल झिर्री बोल सकते हैं आप। यहाँ पर ये एकल स्लिट हो गई। इसके अलावा इसमें जो है यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक उत्तल लेंस रखा गया है। इस प्रकार से एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें हम लोग मान लेते हैं एक वर्णी प्रकाश का कोई तरंगाग्र। इसमें जो है एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित एक तरंगाग्र AB है, ये समतल तरंगाग्र है। ये जो है यहाँ पर इस एकल झिर्री पर आपतित हो रहा है, यानी कि इस पर यहाँ पर आके टकरा रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं M और यहाँ पर मान लेते हैं N। तो ये यहाँ पर जो है इस एकल झिर्री पर आकर आपतित होता है। जब एकल झिर्री पर आपतित होता है तो इस पर उपस्थित जितने कण होंगे वो सभी नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, और जब वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो यहाँ से जो है द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा। तो जब द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा तो वे सभी दिशाओं में गति करेंगी। यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो सभी दिशाओं में जो है गति करेंगी, और यहाँ पर इस लेंस के द्वारा जो है किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी, यानी कि वे जो है विचलित नहीं होंगी, किसी एक बिंदु पर जो है यहाँ पर फोकस हो जाएंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु O। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये यहाँ पर जो है फोकस हो गई, इससे हम लोग मान लेते हैं बिंदु O। तो जहाँ पर ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो है फोकस होती हैं वहाँ पर एक दीप्त बैंड बन जाती है, यानी कि इस जगह पर एक दीप्त बैंड बन जाती है जिसे हम लोग मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं। याद रखिएगा इससे बोला जाता है मुख्य उच्चिष्ट। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो सभी दिशाओं में यहाँ पर फैल जाती हैं, और यहाँ पर ये जो है विचलित नहीं होती हैं, बल्कि ये लेंस द्वारा जो है एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं, जहाँ पर एक दीप्त बैंड बन जाती है जिसे हम लोग मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। इसके अलावा अगर इसी पर्दे पर एक और बिंदु ले लिया जाए यानी कि P, तो यहाँ पर जो तरंगिकाएं पहुँचेंगी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये टकराएंगी और ये ऐसे टकराएंगी। अब इसके बाद ये यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु P पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर जो आपका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा वो यहाँ पर पहुँचने वाली इन द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच के पथांतर पर निर्भर करेगा। याद रखिएगा इनके बीच के पथांतर पर जो है यहाँ पर
निर्भर करेगा। तो अगर यहाँ से हम लोग इसको ध्यान दीजिए इस प्रकार से मिला दें तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको आपको मान लेना है थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन कोण, याद रखिएगा, इससे बोला जाएगा विवर्तन कोण। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग मान लीजिए यहाँ पर कि एकल झिर्री जो है इसकी चौड़ाई यहाँ पर ई है और ये विवर्तन कोण यहाँ पर मान लिया गया है थीटा। इतना आपको यहाँ पर मान लेना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको इसी फिगर की सहायता से इसमें लिखना है। आप किस प्रकार से लिखेंगे अब ध्यान दीजिए। आप इसमें बताएंगे कि माना एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित एक समतल तरंगाग्र AB, एक समतल तरंगाग्र AB एकल झिर्री Mn पर जो है आपतित होता है। एकल झिर्री Mn पर आपतित होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य आप मान लेंगे यहाँ पर लैम्डा है। एकल झिर्री Mn पर उपस्थित समस्त कण जो है नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जहां से द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो है सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है विचलित नहीं होती हैं। ये लेंस L द्वारा जो है एक बिंदु O पर जो है फोकस हो जाती हैं, जहां पर एक दीप्त बैंड बनती है जिससे हम लोग मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। इतना आप बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि यदि पर्दे पर एक अन्य बिंदु लिया जाए P, तो उस पर बनने वाला जो विवर्तन प्रतिरूप है वहां पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच के पथांतर पर निर्भर करेगा। इतना आपको यहाँ पर लिखना है पहले। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप इसमें मान लीजिए कि माना एकल झिर्री की चौड़ाई स्मॉल ई है और विवर्तन कोण थीटा है। तो तरंगिकाओं का पथांतर ई साइन थीटा होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर आप चाहे तो बता सकते हैं इसकी जगह पर कि यदि आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि एकल झिर्री की चौड़ाई स्मॉल ई और विवर्तन कोण जो है थीटा है, तो यहाँ पर तरंगिकाओं का जो पथांतर होगा वो कितना होगा, ई साइन थीटा होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो था आपका मुख्य उच्चिष्ट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए मुख्य उच्चिष्ट हेतु, यहाँ पर आप लिखेंगे मुख्य उच्चिष्ट हेतु, यहाँ पर ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए मुख्य उच्चिष्ट हेतु अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिकाएं थी इनके बीच का पथांतर शून्य था, यानी कि यहाँ पर इनके बीच में जो पथ है उसका कोई अंतर नहीं है, पथांतर यहाँ पर शून्य है। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर समान थी, इसलिए यहाँ पर पथांतर शून्य है। तो इसका मतलब ई साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये यहाँ पर पथांतर है, यही आपको बताया गया। तो मुख्य उच्चिष्ट के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे प्रथम निम्निष्ठ हेतु, प्रथम निम्निष्ठ हेतु। तो प्रथम निम्निष्ठ हेतु ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एम लेम्डा, जहां आप बता सकते हैं इसमें कि m बराबर होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि थीटा अत्यंत अल्प हो तो साइन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, यानी कि अगर थीटा जो है बहुत ही कम है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब ई साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे आप, थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस एम लेम्डा, यानी कि यहाँ से जब थीटा ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस ये बटे में आ जाएगा, यानी कि एम लेम्डा बटे ई, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे अतः कोणीय स्थितियाँ, कोणीय स्थितियाँ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कोणीय स्थितियाँ लिखेंगे तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि ध्यान दीजिए जब m का मान आप 1 रखेंगे तो ये आएगा यहाँ पर प्लस माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा लेम्डा बटे ई। थीटा की जगह पे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि थीटा 1 बराबर इतना आ जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से जो है यहाँ पर थीटा 2 बराबर, तो जब m का मान आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस
2 लेमडा बटे ई। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर थीटा 3 बराबर, जब m का मान आप 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 3 लेमडा बटे ई। आगे आप डॉट डॉट कर सकते हैं, यानी कि इसी प्रकार से जो आप कोणीय स्थितियां यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम निम्निष्ठ हेतु। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप गौड़ उच्चिष्ट हेतु ज्ञात करिए। यहाँ पर आप लिखेंगे गौड़ उच्चिष्ट हेतु। गौड़ उच्चिष्ट हेतु जो है आप बता सकते हैं कि ई साइन थीटा लगभग बराबर होता है 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2k। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो गौड़ उच्चिष्ट के लिए यहाँ पर ये इतना होता है। अब यहाँ पर भी आपको बताया गया कि m बराबर क्या होता है 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी यदि थीटा अत्यंत अल्प हो तो अगर यहाँ पर थीटा बहुत ही अल्प है तो उस समय साइन थीटा जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर साइन थीटा थीटा के बराबर है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे लिखेंगे आप ई थीटा, इसकी जगह पे हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2m प्लस 1 यहाँ पर लेमडा बाई 2। यानी कि जब यहाँ से आप थीटा ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस 2m प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा लेमडा बाई 2e। यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप कोणीय स्थितियाँ ज्ञात करेंगे तो अतः कोणीय स्थितियाँ, तो यहाँ पर कोणीय स्थितियाँ जब आप ज्ञात करेंगे तो अब इसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप m का मान जो है 1 रखते हैं, तो m का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ से थीटा 1 बराबर आएगा प्लस माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 मिल के हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर यह आएगा 3 लेमडा बाई 2e। इसी प्रकार से जब आप m का मान 2 रखेंगे तो ध्यान दीजिए 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 1 5, यानी कि यहाँ पर आएगा 5 लेमडा बटे 2e। इसके बाद आप तीसरा ज्ञात करेंगे तो 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी कि 7 लेमडा बटे 2e प्लस माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये कोणीय स्थितियाँ हो जाएंगी गौड़ उच्चिष्ट की। अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए पहले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर इसका केंद्रीय बिंदु था O, तो यहाँ पर आपका बनता है मुख्य उच्चिष्ट, यानी कि इस प्रकार से ये होता है आपका मुख्य उच्चिष्ट। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ऐसे, तो ये जो बनता है पहले ये होता है आपका मुख्य उच्चिष्ट। तो इससे याद रखिएगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट। और ये जो आपका यहाँ पर होता है इसे हम लोग बोलते हैं निम्निष्ठ। और ये जो होता है यहाँ पर ये होता है गौड़ उच्चिष्ट, इससे हम लोग बोलते हैं गौड़ उच्चिष्ट। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो निम्निष्ठ के लिए हम लोग कोणीय स्थितियाँ ज्ञात किए थे लेमडा ई, 2 लेमडा ई, 3 लेमडा बाई ई, तो इसका मतलब ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा लेमडा बाई ई इस प्रकार से। इसके बाद 2 लेमडा बाई ई, 2 लेमडा बाई ई, इसके बाद हो जाएगा 3 लेमडा बाई ई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस था तो इधर के मान जो है प्लस होंगे और इधर के मान माइनस, यानी कि लेमडा बटे ई, यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा बटे ई, ये सारे मान जो होंगे माइनस में होंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप जो है प्रदर्शित करेंगे। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे साधारण प्रकाश या फिर अध्रुवित प्रकाश के बारे में, यानी कि साधारण प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश तरंग जो है इस प्रकार से संचरित हो रही है, यानी कि चल रही है, तो ये यहाँ पर प्रकाश संचरण की दिशा दी गई है। तो यहाँ पर जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, अगर वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत जो है सभी तलों में कंपन करते हैं, इस प्रकार से मान लीजिए ये यहाँ पर जो है वैद्युत वेक्टर के कंपन हो गए और ये यहाँ पर जो है सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, तो इससे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर साधारण प्रकाश या फिर आप बोल सकते हैं अध्रुवित प्रकाश। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा साधारण प्रकाश। तो अगर आप इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा, याद रखिएगा, जब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा जो है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में होती है, यानी कि जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है इनकी दिशा यहाँ पर जो है सभी दिशाओं में है, यानी कि इनके कंपन की दिशा जो है सभी जगह पर है, तो यहाँ पर जो ये प्रकाश होगा इसे हम लोग बोलेंगे साधारण प्रकाश। और आप बताएंगे कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में होती है
तो ऐसे प्रकाश को हम लोग साधारण प्रकाश या फिर अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो इससे आप यहाँ पर परिभाषित करेंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में होती है तो ऐसे प्रकाश को साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं कि जब वैद्युत वेक्टर के यहाँ पर कंपन की दिशा जो है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में होती है तो फिर ऐसे प्रकाश को हम लोग साधारण प्रकाश या फिर अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर जो है प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा है और यहाँ पर जो वैद्युत वेक्टर के कण कंपन करेंगे, अगर वो इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं यानी कि वो एक ही दिशा में कंपन कर रहे हैं ऐसे, तो अगर वो एक ही दिशा में कंपन करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे फिर समतल ध्रुवित प्रकाश। यहाँ पर आप इसे दूसरे प्रकार से दर्शा सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कंपन हो रहे थे वो ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से हो रहे थे यानी कि ये कागज के तल के समांतर हैं और अगर कागज के तल के लंबवत ऐसे कंपन होंगे तो वहाँ पर उन्हें आप ऐसे दर्शा सकते हैं। ये कंपन जो है कागज के तल के लंबवत है, जैसे आप यहाँ पर मार्कर देख सकते हैं यानी कि इस प्रकार से ये कागज के तल के लंबवत कंपन है और यहाँ पर ये कागज के तल के समांतर कंपन है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो है कागज के तल के समांतर कंपन और ये यहाँ पर कागज के तल के लंबवत कंपन, कागज के तल के लंबवत कंपन। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ पर इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत, याद रखिएगा, जब वैद्युत वेक्टर के कंपन जो है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आप यहाँ पर बताएंगे कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन यहाँ पर जो है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत जो है सभी तलों में कंपन करते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। और जब यहाँ पर वैद्युत वेक्टर के कंपन जो है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं तो यहाँ पर उसे हम लोग बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे पोलराइड के बारे में, यानी कि पोलराइड क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि पोलराइड जो है यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक सबसे सरल, सस्ती एवं व्यापारिक विधि है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। पोलराइड कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा कि पोलराइड जो है यहाँ पर बनाने के लिए कांच की 2 समान आकार की प्लेटें लेते हैं। इसमें जो है कांच की समान आकार की 2 प्लेटें ली जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये पहली प्लेट हो गई, इस प्रकार से इसमें ये कांच की जो है पहली प्लेट हो गई, और इस प्लेट के ऊपर जो है हम लोग इसमें नाइट्रोसेलुलोज, याद रखिएगा नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली परत बिछा देते हैं। यानी कि इसमें जो है यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली परत बिछा दी जाती है, और उसके ऊपर से जो हम लोग हरपेथाइट या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन, याद रखिएगा आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन के क्रिस्टल जो है इस प्रकार से बिछाते हैं कि यहाँ पर जो इनकी प्रकाशिक अक्षें हैं वो परस्पर समांतर रहें। इनकी जो प्रकाशिक अक्षें हैं वो यहाँ पर समांतर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है हरपेथाइट के क्रिस्टल बिछाने हैं, और इसको बिछाने के बाद जो है यहाँ पर जो दूसरी कांच की प्लेट होती है उसको हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये जो है पोलराइड तैयार हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइड। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं कि पोलराइड जो है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सरल, सस्ती एवं व्यापारिक विधि है। इसे बनाने के लिए जो है इसमें कांच की 2 समान आकार की प्लेटें लेते हैं। एक प्लेट के ऊपर हम लोग नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत जो है बिछाकर उसके ऊपर से जो हम लोग हरपेथाइट या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन के क्रिस्टल जो है इस प्रकार से बिछाते हैं कि इनकी प्रकाशिक अक्षें जो है वो परस्पर समांतर रहें। तो और इसके बाद जो हम लोग दूसरी प्लेट से उसके ऊपर ढक देते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर पोलराइड तैयार हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इसे परिभाषित करना चाहें तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आपको किस प्रकार से लिखना है। आप इसमें बताएंगे कि पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सरल, सस्ती एवं व्यापारिक विधि है। इसमें जो है कांच की 2 समान आकार की प्लेटें लेते हैं। एक प्लेट के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत बिछाकर उसके ऊपर से जो है यहाँ पर हम लोग हरपेथाइट या फिर आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन के क्रिस्टल जो है यहाँ पर इस प्रकार से बिछाते हैं कि उनके प्रकाशिक अक्षें जो है परस्पर समांतर रहें, और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर दूसरी प्लेट से इसको ढक देते हैं। तो इस प्रकार से जो है पोलराइड तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि मेलस का नियम। ये नियम पढ़ने के लिए आपको 3 पॉइंट जो है पता होने चाहिए। एक, साधारण प्रकाश क्या होता है, इसके अलावा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसके अलावा पोलराइड क्या होता है, और इन तीनों टॉपिक के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले पोलराइड के बारे में आपको बताया गया। तो इसमें कांच की जो है 2 समान आकार की प्लेटें होती हैं। एक प्लेट के ऊपर जो हम लोग नाइट्रोसेलुलोज की जो है पतली परत बिछाकर उसके ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग हरपेथाइट के क्रिस्टल इस प्रकार से बिछाते हैं कि उनकी जो प्रकाशिक अक्षें हैं वो परस्पर समांतर रहें, और इसके बाद दूसरी प्लेट से हम लोग यहाँ पर पहली प्लेट को ढक देते हैं। तो ये यहाँ पर बन जाता है आपका पोलराइड। तो ये तो हो गया यहाँ पर पोलराइड। तो जब इस पोलराइड पर साधारण प्रकाश आपतित होता है, जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पर जो है इस पर प्रकाश जो आपतित हो रहा है ये साधारण प्रकाश है। इस प्रकार से साधारण प्रकाश के बारे में आपको बताया गया है। तो ये यहाँ पर जो है इस पर साधारण प्रकाश आपतित हो रहा है। तो जब साधारण प्रकाश आपतित होता है और उसके बाद इस पोलराइड से होकर बाहर निकलता है इस प्रकार से, तो बाहर निकलने पर जो प्रकाश होता है वो फिर हो जाता है समतल ध्रुवित। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले जो प्रकाश था वो आपका था साधारण प्रकाश जो इसमें प्रवेश कर रहा था, और जब बाहर निकलता है इस पोलराइड से तो बाहर निकलने पर यह हो जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। यानी कि इधर अब ये प्रकाश हो गया है समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये जो प्रकाश था ये था साधारण प्रकाश या फिर बोल सकते हैं अध्रुवित प्रकाश। साधारण प्रकाश इतना हुआ। इसके अलावा ये आपको दिया गया है पोलराइड, ये हो जाएगा पोलराइड, और ये जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष। इस प्रकार से इन्हें बोला जाता है। तो प्रकाशिक अक्ष ये हो गया आपका, और ये विद्युत वेक्टर
तो यहाँ पर इसके बीच का कोण हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, थीटा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। तो आप इस नियम के बारे में कैसे बताएंगे, आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि जब साधारण प्रकाश किसी पोलराइड से होकर गुजरता है तो वह जो है समतल ध्रुवित हो जाता है। याद रखिएगा कि जब साधारण प्रकाश जो है किसी पोलराइड पर आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश जो है यहाँ पर समतल ध्रुवित हो जाता है। और निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, तीव्रता को हम लोग लिखते हैं I से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो यहाँ पर जो है प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत वेक्टर के बीच का जो कोण है, इसकी कोज्या, कोज्या का मतलब कॉस, इसकी कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा यहाँ पर कि निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो यहाँ पर प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। इसे ही हम लोग मेलस का नियम बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें यहाँ पर जब नियम लिखेंगे तो आप इसमें बताएंगे कि जब साधारण प्रकाश किसी पोलराइड द्वारा गुजरता है तो निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है एवं निर्गत प्रकाश की तीव्रता यानी कि I, निर्गत प्रकाश की तीव्रता यानी कि I। इसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर प्रकाशिक अक्ष तथा वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण यानी कि थीटा, कोण की कोज्या का मतलब होता है कॉस, की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मेलस के नियम के बारे में बताएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि साधारण प्रकाश जो है किसी पोलराइड द्वारा होकर गुजरता है तो यहाँ पर जो है निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि पोलराइड द्वारा जब गुजरेगा तो निर्गत प्रकाश जो है समतल ध्रुवित हो जाएगा। और निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाशिक अक्ष तथा वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण यानी कि थीटा की यहाँ पर कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है मेलस का नियम ज्ञात करेंगे। अब अगर इस नियम की उपपत्ति करनी है यानी कि इस नियम को आपको सिद्ध करना है तो अब ध्यान दीजिए, उपपत्ति यानी कि इस नियम को आप किस प्रकार से सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें इसी फिगर की सहायता से लिखना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर जो कोण दिया गया है अगर इससे आप वियोजित कर दें तो वियोजित करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोण ऐसे दिया गया तो ये इसका एक घटक हुआ, एक घटक इधर होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वियोजन करेंगे तो जिस तरफ कोण दिया जाता है उस तरफ होता है कॉस। यहाँ पर इसका आयाम मान लेते हैं हम लोग a है, यानी कि जो प्रकाश है इसका आयाम कितना है a। तो जब यहाँ पर इसका वियोजन करेंगे तो इधर आएगा a कॉस थीटा और इधर आएगा a साइन थीटा। बस यहीं पर आपको समझना है। आपको पहले भी कई बार बताया गया है कि जब भी हम लोग वियोजन करते हैं किसी चीज़ का तो वियोजन करते समय जिस तरफ कोण दिया होगा उधर वाला आपको कॉस लिखना है और जिस तरफ कोण नहीं दिया होगा उधर वाला साइन में लेना है। ये वियोजन जो है आपको कक्षा 11 में पहले भी पूरा बताया जा चुका है। बस आपको यहाँ पर इतना समझना है कि कोण इस तरफ दिया गया इसलिए कॉस और इस तरफ नहीं दिया गया इसलिए यहाँ पर
साइन लेना है। तो यहाँ पर आपको वियोजन कर देना है। तो जब आप वियोजन कर देंगे तो ये वाला जो घटक है, ध्यान दीजिए, ये प्रकाशिक अक्ष के समांतर है। जैसे प्रकाशिक अक्ष है उसी दिशा में है ये वाला घटक, तो प्रकाशिक अक्ष की दिशा में है, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा। और ये प्रकाशिक अक्ष के लंबवत है। ध्यान दीजिए, प्रकाशिक अक्ष ऐसे है और ये घटक ऐसे है, तो इसका मतलब ये लंबवत है। तो ये वाला घटक जो है इस पोलराइड द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये वाला घटक जो है पोलराइड द्वारा अवशोषित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही लिखना है। इस फिगर की सहायता से आप इसमें मान लेंगे कि माना आपतित प्रकाश, जो प्रकाश आपतित हो रहा है, माना आपतित प्रकाश की तीव्रता का आयाम जो है वो स्मॉल a है, तथा आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो I0 है। आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है। इसके अलावा इसका आयाम जो है वो a है। इसके अलावा आप इसमें मान लेंगे कि यहाँ पर प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत वेक्टर के बीच का कोण जो है वो थीटा है। इतना आपको मान लेना है। इसके अलावा इसमें बताएंगे कि वे घटक यानी कि a cos थीटा जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर हैं वो यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, और वे घटक जो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत यानी कि a sin थीटा ये यहाँ पर लंबवत होने के कारण इस पोलराइड द्वारा जो है अवशोषित हो जाते हैं। इतना आपको यहाँ पर पहले इसी फिगर की सहायता से लिख देना है। तो ये वाला घटक जो है बाहर निकल जाता है और ये यहाँ पर इस पोलराइड के द्वारा जो है अवशोषित हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर बताएंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता। ध्यान दीजिए, ये प्रकाश आपतित हो रहा है। आपतित प्रकाश की तीव्रता है I0। इसका सूत्र होता है Ka²। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। तो ये हो गई आपतित प्रकाश की तीव्रता। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता है I। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए K हो जाएगा। अब यहाँ पर आयाम था A, यहाँ पर आयाम A था। अब की बार जब ये बाहर निकलेगा तो इसका आयाम ये वाला होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा A cos थीटा का होल स्क्वायर। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं K A² cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर ध्यान दीजिए समीकरण 1 से मान रख दीजिए। तो I बराबर इसकी जगह पर हो जाएगा I0, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर सूत्र आ जाएगा। अब इस सूत्र को आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर जो है नियतांक होगा, यानी कि जो आपतित प्रकाश था उसकी तीव्रता यहाँ पर नियत होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर एक नियतांक की भांति कार्य करेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पर मेलिस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब इसमें दो अलग अलग कंडीशंस आपको याद रखनी है जो न्यूमेरिकल में आवश्यक होंगी। जैसे कि पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, यानी कि केस नंबर 1, यदि प्रकाश पूर्णतः अध्रुवित हो, पूर्णतः अध्रुवित हो, तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रकाश प्रयोग किया जा रहा है अगर ये पूर्णतः अध्रुवित है, तो पूर्णतः अध्रुवित होगा तो cos स्क्वायर थीटा का औसत मान फिर हम लोग 1/2 प्रयोग करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, औसत मान बराबर 1/2। तो अगर आप cos स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 प्रयोग करेंगे तो आप ध्यान दीजिए इस सूत्र के अनुसार फिर यहाँ पर यह आएगा I बराबर, इसका मान आप 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर फिर आ जाएगा I0/2। तो ये आप लोग याद रखेगा कि अगर प्रकाश पूर्णतः अध्रुवित है, पहले से ही बताया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये सूत्र यूज करना होगा। तो ये आप लोग याद रखेगा कि अगर प्रकाश पूर्णतः अध्रुवित है तो वहाँ पर निर्गत प्रकाश तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा केस, यानी कि केस नंबर 2, यदि दो पोलराइड क्रॉसित स्थिति, क्रॉसित स्थिति का मतलब यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि एक पोलराइड ऐसे रखा गया है, दूसरा पोलराइड घुमा के जो है इसी के ऊपर रख दिया जाए, यानी कि इस प्रकाशिक अक्ष के लंबवत रख दिया जाए यहाँ पर,
तो यदि दो पोलराइड यहाँ पर क्रॉसित स्थिति में होंगे तो वहाँ पर थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये आप लोग याद रखेगा, वहाँ पर थीटा कितना प्रयोग किया जाएगा, 90 डिग्री। और अगर आप थीटा का मान 90 प्रयोग करेंगे तो फिर ध्यान दीजिए इस सूत्र के अनुसार I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 0 और कॉस 0 का मान 0 होता है, यानी कि इसका मतलब तीव्रता जो है यहाँ पर शून्य हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रखेगा कि अगर दो पोलराइड यहाँ पर क्रॉसित स्थिति में रख दी जाए, यानी कि इसके ऊपर एक और पोलराइड घुमा के रख दिया जाए जिसकी प्रकाशिक अक्ष जो है इसके लंबवत हो, तो वहां पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो शून्य हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रखेगा। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस तरह का वीडियो तैयार करने में जो है काफ़ी समय लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमें अगला वीडियो अपलोड करने के लिए और अधिक उत्साह मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।